नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रह्मास्त्र रेलवे साइंस। दोस्तों, रेलवे का एग्ज़ाम जो है वो जल्द ही होने वाला है। सबसे पहले एलपी का होगा, उसके बाद टेक्नीशियन का होगा। तो इसी एग्ज़ाम को देखते हुए ब्रह्मास्त्र की तरफ से रेलवे समान विज्ञान आ चुका है। आपको इसमें मिलेगा पूरे 32 वर्ष का रेलवे समान विज्ञान का क्वेश्चन 1992 से लेकर 2024 तक। टीसीएस के 7000 प्लस क्वेश्चन इस बुक में दिया गया है। अगर आप लोग रेलवे की इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं तो प्लीज़ 1 से 2 बार इस बुक को ज़रूर रिवीजन करके जाइएगा। सारे क्वेश्चन आपको रिपीट क्वेश्चन होगा, तो 1 से 2 बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। आपको सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज फिजिक्स, ठीक है। रेलवे के बहुत सारे एग्ज़ाम जो कि 32 वर्ष में हुआ है, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। और जितने भी टीसीएस क्वेश्चन है 7000 प्लस जो कि 2015 से एग्ज़ाम हो रहा है, वो भी क्वेश्चन आपको इस बुक में मिलेगा। देखिए, सबसे पहले आपको फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, जीव विज्ञान मिलेगा, इसके साथ कंप्यूटर भी दिया गया है और पर्यावरण विज्ञान भी दिया गया है, जो कि एलपी और टेक्नीशियन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरण विज्ञान से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एग्ज़ाम से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग एग्ज़ाम से पहले हो सके तो 2 से 3 बार ज़रूर इस बुक को रिविज़न कर लीजिएगा। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे यानी फिजिक्स से। देखिए, सेकंड नंबर फिजिक्स है और फर्स्ट नंबर केमिस्ट्री है, तो हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट में जो है आप लोग सुपर यानी सुपर ज़रूर लिखिएगा। सुपर जो है सभी लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और हम लोग इस वीडियो का सिर्फ लक्ष्य रखते हैं 1000 लाइक का। अगर आज आप लोग 1000 लाइक पूरा कर देते हैं तो आज शाम तक ही आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएगा। तो इसको जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए। और नए साथी सभी लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी साथी पहली बार इस वीडियो को देखे हैं वो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा जो है सपोर्ट बनाए रखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब जितना हो सके कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज ही इस वीडियो का लक्ष्य रखता हूँ सिर्फ 1000 लाइक का। तो अगर आप लोग आज पूरा करते हैं तो आज शाम तक जो है नेक्स्ट वीडियो आप लोग को जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले सभी लोग जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ से भौतिक विज्ञान दिया गया है, फिजिक्स का सारे क्वेश्चन। देखिए, चैप्टर लिखा गया है उस सबसे ऊपर में गति, और इस गति से जितने भी क्वेश्चन बना है वो क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएगा। और साइड में आपको किस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है वो भी दिया गया है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। चलिए, क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित और संतुलित बल के समानुपाती होती है। यानी संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित और संतुलित बल के समानुपाती है। इस नियम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, ये संवेग परिवर्तन की जो दर है ये न्यूटन के दूसरा नियम है, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ का नियम है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या होता है? तो दूसरा नियम का जो फॉर्मूला होता है F=ma, यानी बल का सूत्र दूसरे नियम से प्राप्त होता है। दूसरे नियम से बल का सूत्र यानी F=ma प्राप्त होता है, ठीक है। गति के तीसरे नियम यानी तीन नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? यानी गति का जो 3 नियम है ये किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया था। किसने? न्यूटन ने दिया था। ये सभी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 14 ग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग क्या हो जाएगा? पिंड का संवेग पूछा है। देखिए, यहाँ पे स्पेस नहीं है, न्यूमेरिकल का हम लोग स्किप करेंगे, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल जो है एक स्पेस जो एक लाइन बन जाए वो न्यूमेरिकल आपको बता देंगे। और जो थोड़ा सा हार्ड रहे जिसके लिए स्पेस चाहिए वो उसका आंसर सिर्फ आप लोग को बता देंगे, ठीक है। तो संवेग का फार्मूला देखिए, न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको हर एक जो है फार्मूला याद रखना चाहिए। तो संवेग का फार्मूला होता है द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो द्रव्यमान कितना है? 14 है, और इसका जो है वेग कितना है? 28 है। जब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो 392 kg मीटर प्रति सेकंड आएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा भी आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इस वीडियो का एक ही लक्ष्य है कि अधिक से अधिक शेयर करना, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग को पूरे बुक का सलूशन 1 से 2 दिन में चाहिए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक जो है आपको शेयर करना होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो अभी बताए थे आपको, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के नियम के रूप में दिया गया था। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है, यानी बल जो है विपरीत, वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। विपरीत बल जब भी आए तो न्यूटन का तीसरा नियम हो जाएगा, न्यूटन का तीसरा नियम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं, यह कौन सा नियम इस परिस्थिति का व्याख्या करता है। यानी जब कोई बस रुका हुआ है और एकाएक चलता है तो पीछे की ओर गिरना, या चलती बस को एकाएक रुकना, आगे की ओर झुकना, ये सभी न्यूटन के प्रथम लॉ का है, ये सभी न्यूटन का प्रथम नियम का ही जो है वो प्रथम नियम का ही स्पष्ट करता है। ठीक है, चलिए बल की परिभाषा, यहाँ पे बल की परिभाषा को व्याख्या न्यूटन के किस नियम से किया जाता है। तो न्यूटन के प्रथम नियम से, बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से। और बल का सूत्र पूछे, यानी बल का फॉर्मूला, तो F बराबर ma होता है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ हो जाएगा, न्यूटन का सेकंड लॉ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो परिवर्तित होती है। यानी जब कोई वस्तु एक वृत्तीय वेग करती है, वृत्तीय जो है वेग घूमती है, तो उसमें दिशा और परिवर्तित रहती है, इसमें दिशा जो है बार बार परिवर्तित होती रहती है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा है, दिशा जो है वो परिवर्तित रहती है। ठीक है, चलिए यदि हम पेड़ की शाखा को तेज़ी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां जो है पेड़ से अलग हो जाती है, या किस नियम के कारण। तो ये जड़त्व के कारण जो है पेड़ से कुछ पत्तियां जो है नीचे गिरती है, या फल जो है नीचे गिरती है, ये जड़त्व के कारण। ठीक है, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है। तो संवेग से, गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। चलिए गति का दूसरा नियम जो है इसमें बल के प्रभावों को समझाने में सहायक होता है। बल के प्रभावों को समझाने में सहायक गति का दूसरा नियम ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर को डैश के समानुपाती होती है। तो संवेग में परिवर्तन की दर जो है ये बल के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति का नियम यानी लॉ ऑफ मोशन, दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है। तो दोस्तों ये गति का तीसरा नियम का व्याख्या करता है, गति का तीसरा नियम के कारण ही कोई गेंद जो है दीवार से टकराकर वापस आता है, गति के तीसरे नियम के कारण। चलिए सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक जो है 1 से 2 बार जरूर जो है वो रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए गति का दूसरा नियम जो है क्या दर्शाता है। तो किसी वस्तु के गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है, शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। न्यूटन के गति के नियम को प्रकाशन जो है कब किया गया था। तो न्यूटन ने अपना जो है गति का नियम 1687 में दिया था, 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में 1687 में प्रकाशित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाह को पीछे की ओर करता है, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल अनुभव करता है। यानी जब गेंद पकड़ता है तो अपने हाथों को जो है पीछे की ओर करता है, ताकि उसे अधिक समय मिल सके और चोट जो है कम लग सके। ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो बल कहते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, यानी m गुणे ए होता है, बल का फॉर्मूला है। चलिए न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का व्याख्या करता है। तो रॉकेट लॉन्च, यानी रॉकेट जो लॉन्च होता है न्यूटन के तीसरा नियम के कारण ही, न्यूटन का तीसरा नियम का व्याख्या करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद होता है तो स्थिर होता है। यानी आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर जो प्रणोद होता है वो स्थिर होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है, ताकि वह जो है गति, यहाँ पे गति हो जाएगा, गति का जड़त्व उसे ऊंची छलांग लेने में मदद करता है। यानी गति का जड़त्व जो है उसे ऊंची छलांग लेने में मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मेज पर रखी गई पुस्तक का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है। तो जड़त्व के कारण, मेज पर जो रखी कोई भी वस्तु वो हटता नहीं है, वो जड़त्व के कारण। किस कारण। तो जड़त्व के कारण। किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसे गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो उसे जड़त्व कहते हैं। समापन रेखा को आप पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी रखता है। नहीं, समापन रेखा के बाद भी एक धावक वो भागना जारी रहता है, ताकि गति का जड़त्व उसे आगे बढ़ाती है, गति का जड़त्व जो है उसे आगे बढ़ाती है, जो कि LP में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है।
चलिए अगला क्वेश्चन कि जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो गैलीलियो। जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था। अगला है कि जड़त्व जो है वो वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति है, यानी जड़त्व जो है वो वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। जब कार का एक घुमावदार सड़क पर मोड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल महसूस करता है या बल होता है, तो ये जड़त्व के कारण बल लगता है, यानी जो बल महसूस होता है विपरीत दिशा में, ये जड़त्व के कारण ही बल जो है विपरीत दिशा में महसूस होता है। किस कारण? तो जड़त्व के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास कवच यानी चप गिर जाता है, तो यह कथन जो है नियम का किस नियम का व्याख्या करता है? तो जड़त्व के नियम का ही व्याख्या करता है। यानी कोई भी गिलास के ऊपर जो है और गिलास के ऊपर जो है एक जो है कागज़ के ऊपर जो है सिक्का रखने पर का जो है यानी कागज़ को जो है ज़्यादा स्पीड से खींचने के बाद जो है सिक्का इसके अंदर ही गिरेगा, ये जड़त्व के नियम का ही व्याख्या करता है। चलिए आवेग तुल्य होता है तो संवेग में परिवर्तन की दर को ही आवेग कहते हैं, यानी आवेग में परिवर्तन संवेग में परिवर्तन की दर को ही आवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो संवेग कहते हैं। किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है, जो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तो गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है, परंतु संवेग संरक्षित रहती है। यानी गतिज ऊर्जा तो परिवर्तित होती है लेकिन संवेग जो है वो संरक्षित रहती है। चलिए वेग को यदि दुगुना कर दिया जाए तो संवेग दुगुना ही रहेगा, लेकिन गतिज ऊर्जा चरगुना हो जाएगा। वेग को दुगुना करेंगे तो संवेग दुगुना ही रहेगा और गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुना हो जाएगा। यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दुगुनी कर दी जाए तो इसका संवेग क्या होगा? तो संवेग दुगुना ही रहेगा। एक टकराव में हमेशा की बचत की जाती है, तो जब एक टकराव होता है उसमें संवेग की बचत होती है, संवेग जो है स्थिर रहती है, यानी संवेग की बचत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल का ही है कि पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 kg और बी जिसका द्रव्यमान 3 kg है, एक दूसरे की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बढ़ रहे हैं। एक दूसरे टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघटन होगा तो विपरीत दिशा में होगा, यानी प्रत्यास्थ जो संगठन होगा वो विपरीत दिशा में होगा। संवेग और वेग दिया गया है और द्रव्यमान m ज्ञात करना है। तो दोस्तों संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर होता है ये द्रव्यमान गुने वेग, कह रहा है कि संवेग और वेग दिया गया है और द्रव्यमान हमको निकालना है तो P/V हो जाएगा, P/V हो जाएगा बराबर m निकालना है तो P/V हो जाएगा। यही यहाँ पे फॉर्मूला पूछा है। चलिए जब कार एक मोड़ लेती है तो वह बल हमें बाहर की ओर धक्का देता है, तो ये अपकेंद्री बल के द्वारा, यानी जब बाहर की ओर धक्का देगा तो अपकेंद्री बल हो जाएगा और अंदर की ओर जो है धक्का देगा तो अभिकेंद्री बल के कारण। तो यहाँ पे बाहर की ओर धक्का दे रहा है तो यहाँ पे अपकेंद्री हो जाएगा, अपकेंद्री हो जाएगा। लट्टू का घूमना ये केंद्रीय अभिमुख बल के कारण होता है, केंद्रीय अभिमुख बल के कारण लट्टू का घूमना होता है। वह बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से मैकेनिकल है, यानी पुराने पेंडुलम की घड़ी जो है उसकी कार्य पद्धति जो है मैकेनिकल है। रोल कोस्टर की सवारी में बल कार्य करता है तो अब केंद्रीय रोल कोस्टर की सवारी में बल जो कार्य करता है वो अब केंद्रीय बल कार्य करता है। चलिए हालांकि यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को कहेंगे तो वक्र रेखीय गति कहेंगे, यानी वक्र रेखा पर जो है गति करेगा तो उसे वक्र रेखीय गति कहेंगे। अगला है कि किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहते हैं? तो अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, यानी किसी वृत्तीय गति में चलने वाले आवश्यक नियत बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है, एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर जो उसका वेग जो है वो बदल जाता है, यानी प्रत्येक बिंदु पर उसका वेग और दिशा जो है वो बदल जाता है। यहाँ पे दिशा होना चाहिए। चलिए अगला है कि यदि एक सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा, आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहते हैं? तो समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड को समान वृत्तीय गति कहते हैं। हालांकि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को कहते हैं तो अभिकेंद्रीय बल, यानी अंदर की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट है बल से, देखिए नेक्स्ट चैप्टर है बल और इसका प्रथम क्वेश्चन है कि मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो लागू कथन कौन सा होगा? तो निकाय पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा, यानी जो बल का फॉर्मूला होता है वो द्रव्यमान यानी
1 मिनट, द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, ये F बराबर ma होता है। जबकि F जो है 10 न्यूटन दिया गया है, 10 न्यूटन दिया गया है, और हमसे यहाँ पे द्रव्यमान भी 10 न्यूटन दिया गया है और त्वरण पूछा है, तो 10 खत्म, यानी त्वरण जो हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है ये त्वरण हो जाएगा। वही बात यहाँ से पूछा है आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन की भौतिक इकाई एक वस्तु को स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, ये बल। यानी किसी भी स्थिर वस्तु को या गतिशील वस्तु को जब चेंज करता है तो उसमें बल ही कार्य करता है, तो यहाँ पे बल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल समान होती है, तो वस्तु के वजन के बराबर, यानी जो बल हम लगाते हैं वो वस्तु के वजन के बराबर ही बल लगाते हैं। m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल होगा, तो उस पर प्रयुक्त जो बल होगा m गुने a, यानी द्रव्यमान गुने त्वरण हो जाएगा। बल का फॉर्मूला ही होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जब किसी प्रतिरक्षा बल को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण क्या हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई बल लगा रहे हैं, तो यहाँ पे बल जो है 180 डिग्री हो जाएगा। 180 विपरीत दिशा में लग रहा है तो 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है, जब इस पर कोई डैश ना लग रहा हो तो सतत चाल से, नहीं एक समान चाल से चल रही है, जब तक इस पर कोई बल नहीं लगेगा, जब तक कोई बल नहीं लगेगा तो ये एक समान चाल से ही चलेगा। एक वस्तु पर लागू संतुलित बल का प्रभाव क्या है, तो एक वस्तु की आकृति में परिवर्तन, यानी अगर किसी भी वस्तु पर बल लग रहा है तो उसके आकार में परिवर्तन होगा, उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। चलिए अगला है कि प्रतिबल का प्रभाव निर्भर करता है तो क्षेत्रफल पर। प्रतिबल का जो प्रभाव है ये क्षेत्रफल पर जो है निर्भर करता है। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को कहते हैं तो खिंचाव बल कहते हैं। जब किसी वस्तु पर दोनों ओर से बल लगाते हैं तो उसे खिंचाव बल कहते हैं। चलिए किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण डैश कहलाता है। तो यानी किसी पदार्थ पर बाहरी बल कार्य करने के बाद भी उस पर कोई, यानी उसके आकार में कोई परिवर्तन ना होना, ये दृढ़ता कहलाता है। जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाले बल बन जाता है, तो शून्य हो जाएगा। यानी दो समान निकाय बल किसी निकाय पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है तो उस निकाय पर कार्य करने वाला जो बल हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा, यानी वहाँ पे कोई भी कार्य नहीं हुआ है तो इसलिए कार्य जो है वो बल शून्य हो जाएगा। चलिए एक वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खिंचाव करना ये बल कहलाता है। दो पिंडों के बीच बल सदैव होता है तो समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। दो पिंडों के बीच जो बल होता है वो समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कि निम्न परिस्थितियों में कार्य नकारात्मक बल द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा कि किसमें जो है कार्य नकारात्मक हुआ है। तो जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तो इसमें जो है कार्य जो होगा वो नकारात्मक होगा। दो सतह द्वारा, यानी ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर समान दिशा में लगाए गए बल को वो समान बल कहते हैं। समान दिशा में लगाए गए बल को समान बल कहते हैं। सभी बलों में होता है तो परिमाण और दिशा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को जाना जाता है तो भार के नाम से। यानी किसी वस्तु पर अगर गुरुत्व बल कार्य कर रहा है तो उसमें भार, यानी वो भार हो जाएगा। बिना गुरुत्व बल के भार जो है वो नहीं होता है। कार्य क्या है, तो कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। यानी कार्य अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा नहीं होता, सिर्फ परिमाण होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक ध्वनि है। देखिए ध्वनि की एक न्यूनतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, तो 20 हर्ट्ज तक जो है वो मनुष्य सुन सकती है। ठोस से गैस अवस्था में जाते समय ध्वनि की चाल क्या होती है, तो ठोस से गैस में जाएगा तो ध्वनि की चाल घट जाएगा। यानी ध्वनि का जो चाल होता है वो सबसे अधिक ठोस में होता है, उससे कम द्रव में और उससे कम गैस में। तो ठोस से गैस में जाएगा तो ध्वनि की चाल घट जाएगा। ठीक है। चलिए जिस तरीके से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहते हैं, तो पिच कहते हैं। सोनार एक उपकरण है। सोनार जो है एक उपकरण है जो डैश की वस्तुओं, जो पानी
पानी के नीचे वस्तु की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग करते हैं, यानी सोनार का उपयोग करते हैं। पानी के नीचे जो वस्तु को जांच करने के लिए, देखने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंग इससे निकलता है। चलिए, इस परावर्तन को क्या कहा जाता है, जिसके कारण ध्वनि का निरंतरता का आभास होता है? तो प्रतिध्वनि, यानी प्रतिध्वनि कारण जो है ध्वनि तरंग का जो है परावर्तन होता है। एक सभागार में ध्वनि का सततता ध्वनि के परावर्तन के पुनरावृत्ति का परिमाण है। इसे डैश कहा जाता है, तो इसे अनुरण कहते हैं। चलिए, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि तरंग के कारण सुनाई देती है, तो विवर्तन कारण, यानी किस ध्वनि तरंग के कारण, यानी कोई किसी कमरे में बात कर रहा है, हम जो है सुन सकते हैं, ये विवर्तन के कारण। अल्ट्रासोनिक तरंग का आवृत्ति जो है वो 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा होता है। अल्ट्रासोनिक जो है इसकी आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद पिंड की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये ट्रांसमीटर और डिटेक्टर का उपयोग करते हैं दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए सोनार में। समुद्र की गहराई निर्धारित करने पानी के नीचे की पहाड़ी, घाटियाँ, पनडुब्बी, हिमशैली आदि का पता लगाने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो पानी के नीचे देखने के लिए सोनार का उपयोग करते हैं। सोनार का उपयोग जांच करने के लिए करते हैं। चलिए, ध्वनि तरंग के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति कहलाती है। तो ये प्रतिध्वनि, उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति को प्रतिध्वनि कहते हैं। यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका तरंग दैर्ध्य में कमी आएगी। किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को दर्शाते हैं तो तरंग वेग के नाम से। किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को तरंग वेग के नाम से दर्शाते हैं। चलिए, सोनार की मदद से मापा जाता है। तो पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को माप लेते हैं। सोनार से। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लगातार या एकाधिक डैश कारण प्रतिध्वनि को एक से अधिक स्थानों पर, यानी एक से अधिक बार सुना जाता है। तो परावर्तन कारण ही ध्वनि को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना अंतराल होना चाहिए? तो 1/10 सेकेंड या 0.1 सेकेंड का अंतराल होना चाहिए। चलिए, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कायम रहती है, तो 0.1 सेकेंड यानी 1/10 सेकेंड तक रहती है। मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकती है। वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? तो ये 80 डेसिबल तक जो है मनुष्य ध्वनि को जो है वो सहन कर सकती है। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंग को कहते हैं तो इंफ्रासोनिक, यानी सर्व से नीचे का रेंज जो है होता है वो इंफ्रासोनिक रेंज होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि डैश की आवृत्ति मनुष्य के लिए सर्व नहीं है। तो 22,000 यानी 20,000 हर्ट्ज तक ही मनुष्य सुन सकता है। जब 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो जाएगा, यानी 22,000 हर्ट्ज जो है वो मनुष्य के लिए वो उपयोगी नहीं है। ध्वनि की गति पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की गति दाब से प्रभावित नहीं होता है, यानी ध्वनि की गति पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है तो माध्यम की प्रकृति, ध्वनि की जो है गति माध्यम की प्रकृति निर्धारित करती है। समुद्र जल में ध्वनि का जो चाल होता है वो 1531 मीटर प्रति सेकंड। किसी भी माध्यम में जैसे ही हम डैश बढ़ाते हैं तो ध्वनि गति बढ़ जाती है। तो तापमान बढ़ाने से ध्वनि गति भी बढ़ जाती है। 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग जो है वो अधिकतम होता है तो एल्युमिनियम में। 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग अधिकतम एल्युमिनियम में होता है। डैश में ध्वनि की गति सबसे तेज से होता है तो स्टील में। ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा, ठोस स्टील था तो ठोस में सबसे अधिक मात्रा में ध्वनि का जो है गति होता है। चलिए, पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होता है तो वायु में, यानी गैस में सबसे कम होता है ध्वनि का वेग। ध्वनि उत्पन्न होती है तो वस्तुओं के कंपन होने से ध्वनि उत्पन्न होती है। इकोकार्डियोग्राफ अधिक नज़दीकी से संबंधित है तो डॉपलर इफेक्ट हो जाएगा। चलिए, शब्द रडार व्युत्पन्न है तो यहाँ पे जो है शब्द जो है रडार व्युत्पन्न है, तो इसका आंसर जो है फुल फॉर्म पूछा है रडार का तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग हो जाएगा। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को ढका जाता है तो फाइबर बोर्ड से, यानी प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम या दीवारों को फाइबर बोर्ड से ढका जाता है। एक ध्वनि अनुनाद
है जो कंपन में होने पर नेत स्वरमान पर गुजरता है तो स्वस्वरण द्विभुज हो जाएगा। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग हो जाएगा। चलिए अगला है चैप्टर विद्युत, और इससे यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है विद्युत से। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 4.22 है और उस पर 220 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है तो चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा? तो ये 52.38 जो है एम्पियर हो जाएगा। V बराबर IR होता है। इसी फॉर्मूला पर जब बैठाइएगा तो इतना आंसर जो है इसका आएगा। चलिए, एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में धारा I प्रभावित होती है यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाए तो प्रभावित धारा क्या हो जाएगा? तो प्रभावित जो धारा है वो 1/4 हो जाएगा, यानी जो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है धारा तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर को 250 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर इसके द्वारा उपयोग की जाने वाली विद्युत शक्ति 500 वाट प्रति इकाई समय है। तो हीटर के द्वारा प्रति इकाई समय में कर्षित धारा कितनी होगी? तो 2 एम्पियर होगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। 30 वाट का एक उपकरण 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है तो उपकरण में प्रवाहित धारा क्या होगी? तो 2.5 एम्पियर हो जाएगा। चलिए, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के टर्मिनल के बीच 3 मेगा वोल्ट का वोल्टेज होने पर उससे होकर 15 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इस उपकरण का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो 0.2 जो है मिली एम्पियर 0.2 मिली एम्पियर हो जाएगा। पर 0.2 जो है एम यानी मिली प्रतिरोध हो जाएगा। यहाँ पे प्रतिरोध पूछा है तो प्रतिरोध हो जाएगा। चलिए देखिए, न्यूमेरिकल का जो है क्वेश्चन हम यहाँ सोल्यूशन नहीं कर सकते क्योंकि स्पेस जो है छोटा है, इसलिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा स्किप ही कर देते हैं। चलिए, किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा ऑफ की आकृति क्या होती है? तो रेखिक होती है। किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा ऑफ की आकृति और रेखिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है क्योंकि इस चैप्टर से जो है अधिक मात्रा में न्यूमेरिकल जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस चैप्टर से आप लोग अच्छे से न्यूमेरिकल कर लीजिएगा। चलिए, किसी चालक का प्रतिरोध किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक के प्रतिरोध पर उसकी या उसके डैश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो आकृति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तांबे का निम्न प्रतिरोधकता के कारण उसका उपयोग डैश में किया जाता है तो संचरण लाइन में जो है तांबे की निम्न प्रतिरोधकता के कारण जो है इसका उपयोग करते हैं। चलिए, यदि कोई बल्ब एक परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हुए हो और एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अन्य बल्ब के साथ क्या होगा? तो अन्य सभी बल्ब जो है वो जलेगा, यानी समांतर क्रम में लगा हुआ है तो एक बल्ब फ्यूज हुआ तो अन्य सभी बल्ब पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह संभव होता है तो इलेक्ट्रॉन की गति होता है। विद्युत प्रवाह जो है ये इलेक्ट्रॉन की गति होता है। एक पदार्थ में अति चालक पदार्थ होता है तो प्रतिरोध के मान का 0 होगा, यानी प्रतिरोध का मान 0 हो जाएगा। अगर अति चालक होता है परिपथ तो उसमें प्रतिरोध का मान 0 हो जाएगा। चलिए, V/I जो है का मान एक नियतांक है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध बराबर होता है V/I होता है। किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण बाहरी कार्य बंद कर के तो सभी अन्य विद्युतीकरण उपकरण क्या हो जाएगा? तो समान रूप से कार्य करते रहेंगे। यानी क्वेश्चन है कि समांतर परिपथ में किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण जो है बल्ब कार्य करना, यह बल्ब हो जाएगा, कार्य करना बंद कर दे तो अन्य सभी विद्युतीय उपकरण क्या होगा? तो समान रूप से कार्य करेगा, यानी अन्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर समांतर क्रम में जो है वो लगा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को कहते हैं तो प्रतिरोधक कहते हैं। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को प्रतिरोधक कहते हैं। वैज्ञानिक ने 2 आवेशित कणों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया तो चार्ल्स कूलॉम ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि चार्ल्स चुंबकशीलता का उल्टा होगा तो ये प्रति स्तंभ हो जाएगा। कूलॉम का नियम कहता है तो 2 बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण के बलों का परिमाण 2 आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए, यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा A है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो t सेकंड में प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या
को किसके माध्यम से निर्धारित किया जाता है? तो IT/E हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बक प्रेरणा क्या है? तो कॉइल और चुंबक क्षेत्रों के बीच सापेक्ष गति कारण विद्युत धारा का उत्पादन। सापेक्ष गति कारण विद्युत धारा का उत्पादन। धातु चालक के बारे में कौन सही है? तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा कि धातु चालक में केवल इलेक्ट्रॉन की गति होती है, केवल इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक में धनात्मक आवेश नियत रहता है, नहीं चालक जो है उसमें धनात्मक आवेश नियत रहता है। चलिए धातुओं का उपयोग जो है विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। तो तांबा का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए करते हैं। यदि समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो बिजली प्रवाहित नहीं होगी, बिजली प्रवाहित वो नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल का ही है। एसी और डीसी होते हैं तो चार्ज का प्रवाह होता है। एसी और डीसी चार्ज का ये प्रवाह होता है। धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से समृद्ध करने वाले नियम को कहते हैं तो जूल का नियम कहते हैं। चलिए यदि किसी तार व्यास को आधा कर दिया जाए और तार में प्रवाहित धारा का मान होगा तो व्यास को यानी तार का व्यास आधा करने से प्रवाहित धारा का मान 1/4 हो जाएगा। एसी यानी प्रतिवर्ती धारा की माप की जाती है तो प्रेरण अमीटर के द्वारा, यानी एसी का माप अमीटर के द्वारा की जाती है। विद्युत विग्नल आधारित होता है तो धारा के उसमें प्रभाव पर विद्युत विग्नल आधारित होता है धारा के उसमें प्रभाव पर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तरल पदार्थ में प्रवाहकत्व शुरू होता है तो जब धनात्मक और ऋणात्मक प्रभारों की गति मौजूद होती है। जब धनात्मक और ऋणात्मक प्रभारों की गति मौजूद होती है। विद्युत धारा प्रवाह होती है तो विद्युत धारा प्रवाह होती है आवेश के द्वारा। किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बल होता है तो दूरी के वर्ग के साथ घटता है। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य कहलाता है तो विभवांतर कहलाता है। धातु विद्युत का बेहतर सुचालक है तो चांदी। वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा जो है वो घट जाएगी। चलिए इलेक्ट्रिक वायर हेतु अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार न्यूट्रल वायर दर्शाता है तो न्यूट्रल जो वायर होता है वो नीला रंग दर्शाता है। विद्युत परिपथ में होते हैं तो विद्युतीय घटक संयोजी तार, सेल और प्लग कुंजी होते हैं। विद्युत कनेक्शन होते हैं तो दो होते हैं। एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज और दिष्ट धारा का अनुपात होता है तो स्थिर रहता है। एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज और दिष्ट धारा का मान स्थिर रहता है। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान जो है एक ही रहता है। विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग कहलाता है तो विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग विद्युत परिपथ कहलाता है। ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उसमें कोटिंग होती है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड की जो है कोटिंग होती है। किरचॉफ वोल्टा नियम अनुसार किसी भी समृद्ध पथ में सभी आई धारा और प्रतिरोधकता तथा ईएमएफ का बीजगणितीय योग हमेशा होता है तो बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग किया जाता है तो विभवांतर उत्पन्न करने हेतु, यानी बैटरी का उपयोग विभवांतर उत्पन्न करने के लिए प्रयोग करते हैं। परिपथ का एक क्रियाशील घटक कौन सा है? तो ट्रांजिस्टर जो है परिपथ का क्रियाशील घटक है। इसी परिपथ में आमतौर पर शक्ति हानि होती है तो केवल प्रतिरोध के द्वारा, यानी शक्ति हानि प्रतिरोध के द्वारा होता है। चलिए अगला कि जब मेंस यानी मुख्य तार से ली गई विद्युत धारा 200 से अधिक हो तो अति तापन होकर आग लग जाती है, इसे कहा जाता है तो इसे अभिभारण कहते हैं। परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक ही मार्ग होता है तो श्रेणी, यानी परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है, श्रेणी हो जाएगा। चलिए एक विद्युत परिपथ यानी आरेख में सेल के चिन्हों में एक लंबी और एक छोटी रेखा होती है। लंबी रेखा टर्मिनल को दर्शाती है तो धनात्मक, यानी लंबी जो रेखा टर्मिनल होती है ये धनात्मक को दर्शाती है। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध गुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित धारा जो है वो धारा आधी हो जाएगी, धारा जो है आधी घट जाती है। चलिए इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः परिवर्तित करने के लिए किया जाता है तो प्रतिरोध, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा
नियंत्रक का प्रयोग प्रायः परिवर्तित करने के लिए प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है। निम्न प्रतिरोधकता वाली धातुएं सुचालक की भांति व्यवहार करती है। चलिए, विद्युत चालक की प्रतिरोधकता इस पर निर्भर करती है, तो सामग्री की प्रकृति पर। विद्युत चालक की प्रतिरोधकता जो है ये सामग्री की प्रकृति पर निर्भर करती है। सड़क गलियों को प्रकाशमय करने के लिए लगाए गए लैंपों को जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में, नहीं जो लैंप होता है सड़क के किनारे वो सभी समांतर क्रम में लगा होता है। तांबे का प्रतिरोधकता 1.69 × 10 जो है -80 मीटर होता है। तांबे का प्रतिरोधकता 1.69 × 10 -80 मीटर होता है। ओम का SI मात्रक तो प्रतिरोध होता है। ओम का यानी प्रतिरोध का SI मात्रक ही ओम है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, तो किस बल्ब का प्रतिरोध उच्च होगा? तो डिम बल्ब होगा उसका प्रतिरोध उच्च होगा। यदि दो प्रतिरोधकतों में समान विभवांतर मौजूद है तो वे समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, यानी विभवांतर समान है तो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। चलिए, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को एक समान को बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो ये जुड़े होते हैं, तो समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। यदि एक परिपथ विभवांतर और धारा दुगुनी हो जाती है तो परिचय कर जो है यहाँ पे हो जाएगा, मिस्टेक है। 1 मिनट इसको देख लेते हैं। चलिए, कहा कि जब एक परिपथ विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ यानी यहाँ पे प्रतिरोध होना चाहिए, तो V बराबर IR होता है। और कहा विभवांतर और धारा, विभवांतर यानी विभवांतर को भी दुगुना कर दे जाए और धारा को भी दुगुना कर दे जाए तो दो खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ पे प्रतिरोध जो है वो समान रहता है। यानी यहाँ पे जो है प्रतिरोध होना चाहिए, प्रतिरोध जो है वो समान ही रहेगा, क्योंकि दो खत्म हो जाएगा और यहाँ पे जो है वो समान ही रहेगा, तो यहाँ पे प्रतिरोध जो है वो समान रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो है स्पेलिंग जो है मिसस्पेलिंग है। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को कहते हैं तो चालकता। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ही चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा क्या होगा? तो प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा कम हो जाएगा, यानी विद्युत धारा जो है वो कम हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोधकता यहाँ पे देखिए और लिखा गया है, तो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। तार की लंबाई दुगुनी करने पर एमीटर की राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह आधी रह जाती है, यानी तार को लंबाई दुगुना करेंगे तो एमीटर का जो राशि है वो आधी रह जाएगी। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो विद्युत धारा कम हो जाएगी। चलिए, अब पदार्थ में अत्यधिक उच्च प्रतिरोध होता है तो विद्युत रोधी होता है। उच्च प्रतिरोध विद्युत रोधी होता है। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत आधारित है तो फैराडे के नियम पर आधारित है। चलिए, एक आदर्श ट्रांसफार्मर जो है ये कुंडलों में प्रतिरोध नहीं होता है। करोड़ में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। करोड़ में यानी अनंत पारगम्यता होती है। ट्रांसफार्मर की मूल अवयव नहीं है तो परस्पर अभिभाव हो जाएगा। चलिए, हालांकि ट्रांसफार्मर रूपांतरित करता है तो ये धारा और वोल्टेज दोनों का रूपांतरित करता है। विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को कहते हैं तो फिलामेंट कहते हैं। विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को फिलामेंट कहते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु गैस का प्रयोग किया जाता है तो आर्गन और नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए धातु का उपयोग करते हैं तो टंगस्टन का उपयोग करते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु आमतौर पर टंगस्टन का होता है क्योंकि इसकी उच्च प्रतिरोधकता और गलनांक के कारण, यानी उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक के कारण जो है विद्युत बल्ब में जो है टंगस्टन का उपयोग करते हैं। एक बैटरी किसी बल्ब को प्रकाशित करती है तो इस प्रक्रिया में रूपांतरण होता है तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है बैटरी। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत चुंबक प्रेरणा। ठीक है, देखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करता है? तो तर्जनी है तो ये चुंबक क्षेत्र को इंगित करता है। किसी प्रणालिका के भीतर चुंबक क्षेत्र रेखाएं डैश के रूप में जो होती है तो समांतर रेखा के रूप में होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबक रूप से यानी स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक किस दिशा को इंगित करता है? तो भौगोलिक रूप से उत्तर और भौगोलिक रूप से दक्षिण को, उत्तर और दक्षिण को निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक प्रेरणा की घटना के दौरान किसी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ डैश के अनुक्रमानुपाती होता है? तो चुंबक अविभाव में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबक विभाव में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबक क्षेत्र क्या होता है? तो एक समान और अशून्य होता है, अशून्य होता है। यानी किसी धारावाही प्रणालिका के अंदर जो है चुंबक क्षेत्र वो एक समान और अशून्य होता है, शून्य नहीं होता है, अशून्य होता है। चलिए, किसी धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबक क्षेत्र रेखाएं की परिधि में वृद्धि होती है। किसी धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबक क्षेत्र जो है उसमें चुंबक क्षेत्र की रेखाओं की परिधि में जो है वो वृद्धि होती है। चलिए, अगला है कि विद्युत चुंबक और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया गया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबक तरंग है। तो ये मैक्सवेल ने प्रदर्शित किया था। किसने? मैक्सवेल ने प्रदर्शित किया था कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबक तरंग है। वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि द्रव को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव में स्थानांतरित किया जा सकता है। ये आइंस्टीन ने कहा था। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला हो गया है। क्वेश्चन है कि पश्चिम की ओर से देखे जाने पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली धारा के साथ एक क्षैतिज विद्युत रेखा के नीचे किसी बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की दिशा होगी। तो ये वर्मावत होगी। उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक आमतौर पर डैश की दिशा के सामने एक निश्चित स्थिति में झुका हुआ होता है, तो दक्षिण दिशा की ओर झुका हुआ होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए शब्द क्या है जहां इसका प्रभाव का पता लगाया जाता है? तो चुंबक क्षेत्र हो जाएगा। सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा उपयोगी करती है। तो यानी फोटोवोल्टिक सेल हो जाएगा, फोटोवोल्टिक सेल हो जाएगा। किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। तो एक्स किरण जो है पृथ्वी के वायुमंडल में जो है वो प्रवेश नहीं कर पाती है। चलिए, सीटी स्कैन का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता सिद्धांत सबसे पहले प्रस्तावित किया गया था तो 1905 में। यानी सापेक्षता का जो सिद्धांत है ये 1905 में आइंस्टीन ने दिया था। चुंबक फ्लक्स का इकाई जो है वेबर होता है। चुंबक फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। चलिए, यहाँ से विविध यानी भी निचोड़ चालू होता है विविध का। चलिए, देखिए, मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच जो है पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति के बीच ही पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 1992 में ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे चमकीला ग्रह है? तो शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। डैश पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो चंद्रमा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। चलिए, तारामंडल जो है वो संख्या 12 है। तारामंडल की संख्या जो है 12 1992 में बताया गया था। सिनेमा का जो आविष्कार है किसने किया? तो सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जैन लूथियो यहाँ पे हो जाएगा। निकोलस और जैन लूथियो ने। कांच में से गुजरने पर किस रंग का गति सबसे कम होती है? तो बैगनी रंग। लाल का सबसे अधिक और बैगनी का सबसे कम होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि डायोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो विकल्प के हिसाब से नहीं, ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। धारा की दिशा डिश धारा में बदलने के लिए, यानी धारा को डिश धारा में बदलने के लिए जो है डायोड का उपयोग करते हैं। निर्वात में गर्मी का विकिरण किसकी गति के बराबर होता है? तो प्रकाश गति के बराबर होता है। शुष्क सेल में एनोड किस धातु का बना होता है? तो कैडमियम का बना होता है। प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? तो उसकी आयाम से। ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो है किस वर्ष हुआ? तो ये 1948 में। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात में ध्वनि तरंग दिन की अपेक्षा अधिक दूरी तक तय करती है। इसका कारण क्या है? तो परावर्तन कारण। किस गैस में ध्वनि गति CO2 से अधिक होती है? तो हाइड्रोजन में जो है ध्वनि गति CO2 से अधिक होती है। जीवन रक्षक बेल्ट किस सिद्धांत पर काम करती है? तो आर्किमिडीज सिद्धांत पर जो है वो जीवन रक्षक बेल्ट जो है वो पानी में उतरते समय लगाते हैं, वो आर्किमिडीज सिद्धांत पर ही कार्य करता है। चलिए, दाब की परिभाषा क्या है? तो सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? तो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल के नियम पर कार्य करता है। चलिए,
अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष हमेशा जो है काला दिखाई देता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है और आमीटर रहेगा तो शून्य हो जाएगा। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध शून्य और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। बिजली किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो विद्युत निर्वहन के द्वारा जो है बिजली उत्पन्न होती है। चलिए, सूरज की रोशनी का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। बर्फ का गलनांक किस डैश के बढ़ने से कम हो जाता है? तो दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक जो है कम हो जाएगा। बर्फ का गलनांक दाब बढ़ाने से कम हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग डैश में नहीं चल सकती है? तो निर्वात, यानी अनुदैर्ध्य जो तरंग है निर्वात में नहीं चल सकती है। डायनमो किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो यांत्रिक को विद्युत में। हीलियम से भरा गुब्बारा हवा में क्यों तैरता है? क्योंकि हीलियम की घनत्व हवा से कम होती है। हीलियम का घनत्व हवा से कम होती है। चलिए, चमगादड़ की आवाज़ डैश होती है? तो अल्ट्रासोनिक होती है। चमगादड़ की आवाज़ जो है, यानी चमगादड़ जो है वो अल्ट्रासोनिक भी छोड़ता है। ठीक है। विलियम रोएंटजन ने किसका खोज किया था? एक्सरे खोज विलियम रोएंटजन ने किया था। थर्मोकपल थर्मामीटर का उपयोग तापमान को मापने के लिए करते हैं। तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। चलिए, किसी भी वस्तु का तापमान जो है डैश से कम नहीं हो सकता है। तो -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। शराब का जमाव बिंदु जो है -115 डिग्री सेल्सियस, शराब का जमाव बिंदु -115 डिग्री सेल्सियस होता है। डायनमो का आर्मेचर जो है बना होता है तो कुंडलित तांबा, नरम लोहा या कुंडलित तांबा का बना होता है। सोने का घनत्व जो है 19.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से 19.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। खोखले गोले के अंदर का विद्युत क्षेत्र हमेशा होता है तो शून्य होता है। खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र जो है हमेशा शून्य होता है। पीला हरा लाल वर्ण प्राप्त करने के लिए वो किसके माध्यम से गुजरते हैं? तो सफ़ेद फिल्टर के माध्यम से गुजरते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रंगीन टेलीविज़न ने प्राथमिक रंगों का उपयोग किया जाता है। तो रंगीन टेलीविज़न में जो है प्राथमिक रंग लाल हरा और नीला रंग का उपयोग किया जाता है। यदि फोकस मीटर में हो तो इसकी क्षमता जो है डायोप्टर कहलाती है। लाल हरा नीला ये सभी जो है प्राथमिक रंग है। दूरबीन में किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो दो उत्तल लेंस का उपयोग दूरबीन में करते हैं। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि चलिए, गामा किरण का अधिकतम समानता डैश के साथ होती है? तो एक्सरे के साथ होती है। समान वजन मापक पैमाने का उपयोग किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो टॉर्क के दैनिक जीवन के व्यवहारिक उपयोग पर कार्य करता है। साबुन के बुलबुले डैश के कारण बढ़ जाती है? तो क्योंकि साबुन में मिलाने से पानी का पृष्ठ तनाव जो है कम हो जाता है। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो आवृत्ति पर। ध्वनि की पिच जो है आवृत्ति पर निर्भर करती है। देखिए, आयनमंडल किसको परावर्तित करती है? तो रेडियो तरंग को। आयनमंडल जो है रेडियो तरंग को परावर्तित करती है। सापेक्ष घनत्व किससे मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से। सापेक्ष घनत्व जो है ये हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। चलिए, जब शेविंग ब्रश को पानी से बाहर निकाला जाता है तो उसके बल किस कारण से आपस में चिपक जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है शेविंग ब्रश का जो है बाल आपस में चिपक जाते हैं। ताज़े अंडों और पुराने अंडों को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो एक्सरे के द्वारा। एक्सरे हो जाएगा। चलिए, चंद्रमा पर ले गए घड़ी का समय हो जाता है तो धीमा। चंद्रमा पर ले जाने वाले घड़ी का जो है समय धीमा हो जाता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी छाया में प्रवेश करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक उसके पीछे छाया में प्रवेश करता है। यह चंद्र ग्रहण जो है ये पूर्णिमा के दिन होता है। भी होता है। चलिए, आकाश का रंग जो है नीला क्यों दिखाई देता है? तो क्योंकि नीला रंग का जो है सबसे अधिक बिखरता है। नीला रंग जो है वो सबसे अधिक बिखेरता है, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तेल जो है कि डैश की क्रिया के कारण दीपक की बत्तियों के माध्यम से ऊपर उठता है। तो तेल केशिकत्व यानी कैपिलरी या केशिकत्व के कारण जो ऊपर चढ़ता है। चलिए, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसलिए ट्रैफिक लाइट में डैश का उपयोग किया जाता है। तो लाल रंग का ही उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। ध्वनि का अध्ययन डैश से संबंधित है। ध्वनि का अध्ययन ध्वनि से संबंधित है। परमाणु प्रतिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। परमाणु प्रतिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। चलिए,
अगला क्वेश्चन है कि गामा किरण की खोज किसने किया? तो पॉल बिलार्ड ने गामा किरण की जो है ये खोज किया था। गामा किरण डैश वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, तो निम्न तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। हीरा का क्रांतिक कोण जो है 24.4, हीरा का क्रांतिक कोण 24.4 होता है। चलिए, छोटे बारिश की बूंदें गोलाकार हो जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव कारण। जल में हवा का बुलबुला डैश लेंस के कार्य करता है, तो अवतल लेंस का कार्य करता है। रमन प्रभाव का आविष्कार सीवी रमन ने रमन प्रभाव का आविष्कार किया था। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 0.001 के बराबर होता है, या 1/1000 जो है मिमी के बराबर होता है। परमाणु संरचना द्वारा गर्मी का संचरण डैश कहलाती है, तो चालन। परमाणु संरचना द्वारा गर्मी का संचरण चालन कहलाती है। चलिए, ध्वनि का अधिकतम सीमा जो है डैश है, जिसके बाद व्यक्ति बहरा हो सकता है, तो 85 डेसिबल से ऊपर के बाद जो है व्यक्ति को जो है ध्वनि बहरा बना सकता है, नहीं मनुष्य के लिए जो है हानिकारक है 85 डेसिबल। रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट ने किया। सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है कि डैश लेंस का उपयोग प्रकाश की किरण को फोकस करने के लिए किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग प्रकाश किरण को फोकस करने के लिए करते हैं। भूकंप के झटके डैश के द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो सिस्मोग्राफ के द्वारा। चलिए, सभी जैविक पर्यावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु और मौसमी दिशा डैश परत में होती है, तो क्षोभ मंडल में होती है। ध्वनिक गति डैश में अधिकतम होती है, तो साइक्रोमीटर में ध्वनिक गति साइक्रोमीटर में अधिक होती है। जिस रंगों की तरंग डैश से डैश की ओर होती है, तो सबसे छोटे से सबसे लंबे यानी बैंगनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी लाल की ओर होता है। सूर्य की किरण को फोकस करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। सूर्य की किरण को फोकस करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। चलिए, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर दोनों डैश पर समान ताप बनाए रखता है, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर जो है समान तापमान बनाए रखता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि रेल की पटरी जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो जॉइंट बार का उपयोग करते हैं। डॉक्टर सीवी रमन का भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो 1930 में। चलिए, नॉटिकल माइल किसका मापक है? तो नौवहन दूरी का मापक है। चलिए, न्यूटन ने किस नियम का प्रस्ताव रखा था? तो गुरुत्वाकर्षण नियम हो जाएगा। जब बर्फ के टुकड़े पानी से भरे गिलास में तैरते हैं, तो पानी का स्तर कैसा रहता है? तो अपरिवर्तित रहता है। चलिए, मैक संख्या किससे संबंधित है? तो हवाई जहाज की गति से। जोहान रिटर को किसके खोज के लिए जाना जाता है? तो प्रावेणिक किरण की खोज के लिए जो है जोहान रिटर को जाना जाता है। चलिए, गुरुत्वाकर्षण बल किससे नियंत्रित करता है? तो संपूर्ण विश्व की संरचना और विकास को नियंत्रित करता है। कैमरे में किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का उपयोग कैमरे में करते हैं। चलिए, एक चुंबक को उत्तर दक्षिण दिशा में स्वतंत्र रूप से लटकाने पर वह किस स्थिति में रहता है? तो वह स्थिर अवस्था में रहता है। यदि किसी वस्तु का लंबाई 4 गुना बढ़ा दी जाए, तो उसका आवर्तकाल कैसा होगा? तो लंबाई 4 गुना करने से आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। ध्वनि तरंग आंशिक रूप से डैश होती है, तो ध्वनि तरंग जो है आंशिक रूप से लंबवत होती है और आंशिक रूप से तिरछी भी होती है, यानी लंबवत और तिरछी भी होती है। अब फोटोन किसके छोटे पैकेट होते हैं? तो फोटोन प्रकाश के छोटे पैकेट होते हैं। एंडोस्कोप किस पर आधारित है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर जो है एंडोस्कोप आधारित है। चलिए, तेल की दिए की बत्ती में ऊपर चढ़ना ये कैपिलरी क्रिया के कारण होता है। अवरक्त किरण की तरंग दैर्ध्य जो है ये 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। अवरक्त किरण की तरंग दैर्ध्य 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। दृश्य विकिरण की खोज किसने किया? तो न्यूटन ने। दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने किया था। चलिए, देखिए, हाइड्रोजन बम का जो है ये किस पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिक के संलयन पर आधारित है। समतल दर्पण जो है डैश का अच्छा परावर्तक होता है, तो प्रकाश का अच्छा परावर्तक होता है। एक्सरे का उपयोग डैश की खराबी का पता लगाने के लिए करते हैं, तो कीमती पत्थरों और हीरे का पता लगाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा इंजन डैश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में जो है बदलता है, तो ऊष्मा इंजन जो है ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मानव शरीर का तापमान जो है ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से 37 डिग्री सेल्सियस होता है। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा संचरण की 3 विधियाँ न्यूनतम होती है। यदि कोई व्यक्ति
जो है अगति से समतल दर्पण की ओर बढ़ता है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष यहाँ पे भी हो जाएगा। यानी यदि कोई वस्तु भी गति से समतल दर्पण की ओर बढ़ता है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष टू भी गति से उसकी ओर बढ़ता है। यानी जब कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर भी वेग से गति करता है तो प्रतिबिंब जो है टू भी वेग से, यानी दोगुना वेग से जो है प्रतीत होता है। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो ध्रुव को छोड़कर हर जगह जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जी का मान बढ़ जाएगा। पृथ्वी के सापेक्ष गति का मान क्या होता है, तो 11.2 किमी प्रति सेकंड, 11.2 किमी प्रति सेकंड होता है। जिस तापमान पर कोई वस्तु अति चालकता जैसे व्यवहार करती है उसे क्रांतिक तापमान कहते हैं, क्रांतिक तापमान कहते हैं। चलिए, कैथोड किरण की गति प्रकाश गति के 1/10 गुना होती है, प्रकाश गति की 1/10 गुना होती है। दूरबीन में जो है 2 उत्तल लेंस होता है, दूरबीन में 2 उत्तल लेंस होता है। कॉर्निया से पुतली तक आने वाली बाहरी प्रकाश किरण डैश के माध्यम से गुजरती है तो लेंस के माध्यम से गुजरती है। चलिए, प्रकाश गति डैश पर निर्भर करती है तो अब वर्तनांक पर जो है प्रकाश गति निर्भर करती है। ध्वनि गति जो है डैश पर अधिकतम होती है तो लोहा में, ध्वनि गति लोहा में अधिकतम होती है। वस्तु खींचने से लागू बल डैश बल का उदाहरण है तो प्रत्यास्थ बल का उदाहरण है, प्रत्यास्थ बल का जो है ये उदाहरण है। पृथ्वी के चारों ओर वायु और गैसों की विभिन्न परतों को कहा जाता है तो वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायु और गैसों की विभिन्न परतों को जो है वायुमंडल कहते हैं। पराबैंगनी किरण का अवलोकन सबसे पहले किसने किया, तो विल्हम रोएंटजन ने जो है ये पराबैंगनी किरण का अवलोकन किया। चलिए, एक मछुआरा झील में फंसा हुआ है क्योंकि उसकी बोट की मोटर ख़राब हो गई। उसे किनारे तक पहुंचने के लिए अपनी नाव पर सीधा लेटना चाहिए। अगर उसको किनारे तक पहुंचना है तो अपनी नाव पर सीधा लेटना चाहिए। धातु किसके कारण गर्म होती है, तो चालन कारण। धातु जो है ठोस पदार्थ चालन कारण जो है वो गर्म होती है। पानी की अधिकतम घनत्व जो है ये 4 डिग्री सेल्सियस या 3.98 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी 4 के आसपास है। लोहे के टुकड़े पानी की सतह पर नहीं तैरती है क्योंकि लोहे के द्वारा विस्थापित पानी का वजन लोहे के वजन से कम होता है। लोहे का टुकड़ा जो है पानी में नहीं तैरने का कारण है कि जो लोहे के द्वारा विस्थापित पानी है उसका वजन लोहे के वजन से कम होता है। डॉक्टर जो है वो दांतों के इलाज के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण। डॉक्टर जो है दांत के इलाज करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। रेटिना होती है तो हमारे आँख के पिछले हिस्से में स्थित प्रकाश संवेदनशील ऊतक होती है। पहाड़ों पर पानी जो है डैश तापमान पर उबलने शुरू हो जाता है तो 100 डिग्री सेल्सियस, पहाड़ों पर जो है पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही उबलना शुरू कर देता है। चलिए, तरल बूंद का आकार किसके कारण गोलाकार होती है, तो पृष्ठ तनाव। तरल बूंद का जो आकार है ये पृष्ठ तनाव कारण ही गोलाकार होती है। सूखी रेत चमकती हुई यानी प्रतीत होती है, इसका कारण परावर्तन है। सूखी रेत चमकती हुई प्रतीत होती है, इसका कारण परावर्तन है। नेक्स्ट है कि गामा किरण मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण होती है। गामा किरण जो है मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किसने किया, तो ये विद्युत चुंबक तरंग का जो गति होता है ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी प्रकाश की या निर्वात में जो है वेग होता है प्रकाश का उसके बराबर होता है। विद्युत चुंबक तरंग का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर ही होता है। समान तापमान वाले 2 गेंदों को टक्कर में कुल संवेग संरक्षित रहता है, कुल संवेग जो है वो संरक्षित रहता है। चलिए, हाइड्रोजनेशन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन के साथ अन्य यौगिक या तत्वों की रासायनिक अभिक्रिया समानता निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति होती है। चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक टेस्ला होता है, चुंबक क्षेत्र तीव्रता का ऐसा मात्रक जो है वो टेस्ला होता है। चलिए, जब लोलक की लंबाई 4 गुना बढ़ा दिए जाए और उसका आवर्तकाल जो है दोगुना हो जाएगा। लंबाई 4 गुने करने से आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा। चलिए, डायोड में धारा हमेशा होती है डैश दिशा में होती है, तो डायोड में जो धारा होती है वो हमेशा एक दिशा में होती है। दोस्तों, इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ सलूशन करेंगे। अगर आप लोग को जो है ये वीडियो जो अच्छा लगा तो आप लोग सभी लोग कमेंट में नेक्स्ट जरूर लिख दीजिएगा। आज शाम तक ही या कल मॉर्निंग 7 बजे ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। तो सभी लोग रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर पहली बार इस चैनल पर आए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए
और नए साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सभी लोग से रिक्वेस्ट है। और दोस्तों ब्रह्मास्त्र का जीके का भी जो है पूरे बुक अपलोड है, अगर अभी तक आप लोग वो बुक नहीं देखे तो जीके ब्रह्मास्त्र का पूरे बुक अपलोड है, आप लोग एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। और जीके का ही एक बुक और आया था जो है 17,000 जो है रामबाण बुक आया था, इसका भी सलूशन जो है इस चैनल पर जो है अपलोड है। आप लोग एक बार जो है चैनल को जो है ज़रूर विजिट करके देख लीजिएगा, सारा जो है बुक का प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट के माध्यम से या आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से, टेलीग्राम लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप हमें से जो है कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका जो है कमेंट में जो है टेलीग्राम लिंक डाल देंगे, या आप डिस्क्रिप्शन में से भी टेलीग्राम ज्वाइन करके आप हमसे बात कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। तो सभी लोग टेलीग्राम जो है ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, या किसी अन्य बुक का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, नए साथी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।